हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्मी डे, हमारा जो थल सेना दिवस है आर्मी डे, उसका वीडियो 15 जनवरी, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को पहली बार एक भारत का व्यक्ति आर्मी का चीफ बना था। उनका नाम था के एम करियप्पा। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 19वां संस्करण जारी करा है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करी है विश्व आर्थिक मंच ने, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया के सामने क्या रिस्क है। अगर इमीडिएट रिस्क की बात करें, यानी करंट रिस्क की बात करें, तो सबसे बड़ा खतरा है एक्सट्रीम वेदर। 66% एक्सट्रीम वेदर, ये सबसे बड़ा खतरा है। राइट, अभी की बात करें, अगर आज के समय में बात करें, एक्सट्रीम वेदर। अगर हम अगले 2 साल के अंदर बात करें, तो सबसे बड़ा खतरा है दुनिया के सामने मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, दोनों में फर्क क्या होता है? मिस इन्फॉर्मेशन मतलब ये होता है आपने कोई बात कही, आपको नहीं पता वो गलत है, लेकिन वो आपने कह दी, यानी आप मिस इन्फॉर्म्ड थे। आपकी गलती नहीं है, आपको नहीं पता था कि जो डेटा आप दुनिया के सामने बोल रहे हो वो गलत था। उसको मिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन, या जो एक्यूरेट ना हो, आपके फैक्ट्स ही गलत हो गए। आपने कुछ बोला सबके सामने, और वो आपने कोई ट्वीट किया, मान लो कोई डेटा लिख के, आपको नहीं पता कि वो गलत डेटा है, आपने ट्वीट कर दिया, उसको बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप खुद ही मिस इन्फॉर्म्ड हो। एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन मतलब आपको पता है कि आप वो डेटा गलत है, फिर भी आप उसका दुष्प्रचार कर रहे हो जानबूझ के, जिससे आपको फायदा हो कोई, यानी आप जानबूझ के दुनिया को बेवकूफ बनाना चाह रहे हो, मिसलीड करना चाह रहे हो। गलत डेटा जो है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, उसको बोलते हैं डिस इन्फॉर्मेशन। मैं रिपीट करता हूं, मिस इन्फॉर्मेशन मतलब आप गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि वो गलत है, आप मिस इन्फॉर्म्ड हो। फॉल्स या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आपके फैक्ट्स ही रॉन्ग है। डिस इन्फॉर्मेशन मतलब आपको पता है कि आप गलत बात कह रहे हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जानबूझ के आप दूसरों को वो फिर भी बता रहे हो, लोगों को मिसलीड करने के लिए। तो अगले 2 साल के अंदर सबसे बड़ा खतरा है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। अभी सबसे बड़ा खतरा है एक्सट्रीम वेदर, और 10 साल के अंदर सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? अगेन एक्सट्रीम वेदर। तो अभी सबसे बड़ा खतरा एक्सट्रीम वेदर, लॉन्ग टर्म यानी 10 साल बाद सबसे बड़ा खतरा है एक्सट्रीम वेदर, और 2 साल यानी शॉर्ट टर्म में सबसे बड़ा खतरा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई विश्व आर्थिक मंच की दावोस में, दावोस कहाँ है? दावोस स्विट्जरलैंड में है। तो उस लाउंज का क्या नाम है जो भारत ने स्थापित किया था? तो ये 54th मीटिंग थी विश्व आर्थिक मंच की। हमारे लाउंज का नाम था वी लीड, इसका नाम था वी लीड। इज दैट क्लियर? और ये वी लीड मतलब क्या है? वी लीड मतलब ये है, वी मतलब वुमेन, यहाँ पे मतलब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि हम भारत में महिलाओं को लीडरशिप पोजीशंस पे लाएंगे, हमारा कमिटमेंट है ये। क्योंकि देखिए, जेंडर गैप इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, उसमें हमारी कोई रैंक बहुत अच्छी नहीं आती ऑनेस्टली, ठीक है ना। जेंडर गैप इंडेक्स सुना होगा आपने, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी बहुत सारे इंडेक्स देता है, जैसे ग्लोबल कंपिटिटिवनेस इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। इनफैक्ट 2023 में जब इंडेक्स आया था तो हमारी रैंक 127 थी, जेंडर इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही दिया था। नंबर 1 कंट्री आइसलैंड था। तो वी लीड, ये आइडिया किसका था? ये लाउंज बनाने का आइडिया किसका था? वी लीड। तो ये आइडिया था, ये लाउंज बनाया 3 संगठनों ने मिलकर। मेन है मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला बाल विकास मंत्रालय। इनका साथ दिया भारतीय उद्योग परिसंघ, यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। और एक संगठन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इन तीनों ने मिलकर लाउंज बनाया जिसका नाम था वी लीड। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की तरफ से कौन गया था? इसका थीम क्या था? इसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई डावोस में, उसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो भारत की तरफ से 3 कैबिनेट मंत्री गए थे और 3 मुख्यमंत्री गए थे। बाकी और लोग भी गए थे, लेकिन मेन ये है। स्मृति ईरानी, कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, अश्वनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री और मिट्टी के मंत्री और संचार मंत्री, और हरदीप सिंह पुरी तेल और गैस के मंत्री और हमारे हाउसिंग अर्बन अफेयर के मंत्री। 3 मंत्री गए थे वहाँ पे, और 3 गए थे मुख्यमंत्री। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, वो गए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो गए थे, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया वो गए थे। इसके अलावा और भी बड़े बड़े लोग गए थे, जैसे शक्तिकांत दास गए थे, आरबीआई के गवर्नर, गौतम अदानी गए थे, नंदन नीलेकनी गए थे। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पे गए थे। इज़ दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तो वी लीड हमारा जो लाउंज था वो था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर आपसे पूछें कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है,
जैसे एक जेंडर गैप जो इंडेक्स है वो देता है, उसमें हमारी कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं थी जेंडर गैप में। नंबर 1 कंट्री जो उसमें था वो था आइसलैंड। एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आता है, उसमें हमारी रैंक 67 थी और स्वीडन नंबर 1 कंट्री था। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही दिया था, राइट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो याद रखिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क होता है। ये क्या होता है? ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क उन कंपनियों को जगह मिलती है इसमें जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं ग्लोबली। तो भारत की तरफ से 2 कंपनियां हैं जिनको अभी अभी स्थान मिला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में। एक तो है हिंदुस्तान यूनिलीवर की सोनीपत वाली फैक्ट्री जो हरियाणा में है, और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एसीजी, इनकी फैक्ट्री है पीथमपुर में। इन दोनों को ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में जगह मिली है। रिपीट करता हूं, जो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है उसमें उन कंपनियों को जगह मिलती है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्वालिटी, सर्विस, कॉस्ट, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रही। तो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है अभी, 4थी औद्योगिक क्रांति, उसमें जो बहुत अच्छा काम कर रही है उन कंपनी को इसमें स्थान मिलता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की सोनीपत फैक्ट्री और एसीजी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनकी पीथमपुर एक जगह है, वहां की जो फैक्ट्री है, इन दोनों को लाइट हाउस नेटवर्क वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है उसमें अभी अभी स्थान मिला है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? 50वें एग्रीगेटर का नाम क्या है जिसे एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत सूचीबद्ध किया गया है? एक जिला एक उत्पाद ये है कि हर जिले को एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ दो जिससे फिर वो मार्केटिंग हो जाए। जैसे आगरा का पेठा, तो आगरा का पेठा अगर आप कहते हैं तो अगर आगरा घूमने जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पेठा खरीदेंगे, वहाँ का पेठा, उसकी मार्केटिंग अपने आप हो गई। तो एग्रीगेटर क्या होता है? एग्रीगेटर वो कंपनी होती है जो वहाँ पे सिखाती है लोकल कंपनियों को कि कैसे ब्रांडिंग करें, कैसे प्रमोशन करें, कैसे विपणन करें, मार्केटिंग करें, उसको एग्रीगेटर बोलते हैं। तो 50वीं कंपनी जो एग्रीगेटर का काम कर रही है वो है फॉरेस्ट एसेंशियल, लग्जरी आयुर्वेद कंपनी है, राइट। तो ब्रांडिंग वगैरह सिखाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी 107वां मन की बात एपिसोड आया था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कंपनी की तारीफ करी थी जिसका नाम था लूम्स ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख में जो भी कपड़े बनते हैं, लूम मतलब कपड़े, तो हाथ से बनते हैं तो हैंडलूम, और मशीन से बनते हैं तो पावरलूम। तो उनको एग्रीगेटर कंपनी है लूम्स ऑफ लद्दाख, तो वहाँ पे जो भी हैंडलूम वगैरह की कंपनियां हैं उनको वो ट्रेनिंग देती है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद में जो भी वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ते हैं, उनकी मार्केटिंग वगैरह का काम एग्रीगेटर कंपनी करती है। तो 50वीं एग्रीगेटर का नाम है फॉरेस्ट एसेंशियल्स। और ये जो एक जिला एक उत्पाद योजना है ये कौन से मंत्रालय की है? इसको चलाता है DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय। और एक जिला एक उत्पाद योजना का मर्जर हो गया है अभी, इसको कौन सी योजना के साथ जोड़ दिया गया है, इसका विलय कर दिया गया है, इसका नाम है DEH। इसीलिए इसे अब एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, DH बोलते हैं। DH मतलब डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव, यानी हमें जो हमारे जिले हैं उनको एक्सपोर्ट हब बनाना है, निर्यात का जो हब है वो बनाना है। एक कंपनी है अमेरिका की, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, फ्लोरिडा बेस्ड कंपनी है। इन्होंने किसके सहयोग से इंडियन रेलवे फ्रीट एक्टिविटी इंडेक्स पेश किया है? तो ये मेजर करेगा कि फ्रीट एक्टिविटी मतलब होता है मालगाड़ी, उसमें जो सामान की आवाजाही है, माल ढुलाई है, वो कैसा चल रहा है। तो डन ब्रैडस्ट्रीट ने इंडेक्स बनाया है, किसके साथ मिलकर? जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ मिलकर। ये कोलकाता की कंपनी है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड, और डन ब्रैडस्ट्रीट अमेरिका की कंपनी है। तो ये क्या करेंगे, ये दो एक इन्होंने छोटे इंडेक्स बनाए हैं। एक है एक्टिविटी सब इंडेक्स, इसमें भारतीय रेलवे का जो डेटा है उसको लेंगे। एक है एक्सपीरियंस सब इंडेक्स, इसमें जो कंपनियां हैं जो रेलवे के थ्रू सामान पहुंचा रही हैं, रेलवे कार्गो का इस्तेमाल कर रही हैं, उनसे डेटा लेंगे, उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। तो इन दोनों को मिला के एक्टिविटी सब इंडेक्स और एक्सपीरियंस सब इंडेक्स को मिला के वो देखेंगे ऑप्टिमिज्म लेवल कितना है, यानी सकारात्मकता कितनी है फ्रीट ऑपरेशंस में, मालगाड़ियों में। तो स्कोर होगा 0 से 100 का, और 50 का जो स्कोर है वो है न्यूट्रल। तो इंडेक्स में जो स्कोर आएगा वो 0 से 100 के बीच में आएगा। इसलिए बस इतना आप ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। किस कंपनी ने पीला सागर, येलो सी में मोबाइल समुद्री प्लेटफॉर्म से ग्रेविटी 1 रॉकेट लॉन्च करा है? ये चाइना की एक प्राइवेट कंपनी है, इसका नाम है ओरियन स्पेस। तो इसने ये रॉकेट लॉन्च करा है, ओरियन स्पेस ने, ग्रेविटी 1 रॉकेट का नाम है।
इसमें जो सैटेलाइट छोड़ी है मौसम की जानकारी देने के लिए सैटेलाइट छोड़ी है, जिसका नाम है युन याओ 1। युन याओ 1। तो ये प्राइवेट चाइनीज़ कंपनी है जिसने रॉकेट छोड़ा है ग्रेविटी 1, और सैटेलाइट का नाम है युन याओ 1, जो मौसम संबंधी जानकारी देगी। और चाइना में आपको बता दूं, जो छठे एशियाई शीत गेम्स हैं, एशियन विंटर गेम्स, वो चाइना में होंगे। कौन से शहर में होंगे? हार्बिन। हार्बिन एक शहर का नाम है हार्बिन। और इसके लिए शुभंकर कौन है? शुभंकर हैं एक नर और एक मादा साइबेरियाई टाइगर। महिला का नाम है नीनी, यानी मादा का नाम है नीनी, और जो नर साइबेरियाई टाइगर है उसका नाम है बिन बिन। बिन बिन और नीनी, ये होंगे शुभंकर। वैसे मेघालय में भी गेम्स हो रहे हैं। मेघालय गेम जो हो रहे हैं उसके लिए बादली तेंदुआ क्लाउडेड लेपर्ड है, जिसका नाम रखा गया है लबासा। तूरा नाम की जगह पे हो रहे हैं, पीए संगमा स्टेडियम में। कौन सा सुरक्षा बल है जिसने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष यानी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में मनाने की घोषणा करी है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, तो ये कह रही है हमारी सेना यानी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी 2024 का साल ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में मनाएगी। और 2023 का साल इंडियन आर्मी ने किस तरह मनाया? ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली का साल। ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था 2023, और 2024 होगा ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। तो इंडियन आर्मी ड्रोन, एंटी ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करेगी, जानवरों का इस्तेमाल कम करेगी सेना में, साइबर वॉरफेयर का काम करेगी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे ध्यान देगी, ये सब काम करेगी। और इंडियन आर्मी का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट संभव। ये क्या है? प्रोजेक्ट संभव है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। इंडियन आर्मी ये कहती है कि हम ऑन द गो, यानी जब हम जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, चलते चलते भी अगर हम संचार करें तो वो एनेबल होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होना चाहिए कि हमारी जो बातें हैं वो लीक ना हो। इसका नाम है प्रोजेक्ट संभव। इसका नाम है प्रोजेक्ट संभव। अभी हमारी आर्मी के चीफ हैं मनोज पांडे। हाल ही में ये बताया गया कि पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर जो है उसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए कैद हैं, जो कि कैप्टिविटी में हैं, यानी कैद में जो हैं हिम तेंदुए 14 हैं यहाँ पे। हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड। ये कहाँ पे है? ये दार्जिलिंग में है, पद्मजा नायडू चिड़ियाघर, दार्जिलिंग बंगाल में। तो आंसर है बंगाल। आंसर है इसका बंगाल। और पूरी दुनिया में जो स्नो लेपर्ड हैं वो हैं 4000 से लेके 7500 के बीच में, लेकिन चिड़ियाघर में सबसे ज़्यादा कहीं हैं तो वो यहीं पे हैं 14। और ये पद्मजा नायडू जो जू है दार्जिलिंग में है, ये एक कारण से न्यूज़ में और आया था। एक पैफोस जू है साइप्रस में, वहाँ से इसको 2 साइबेरियाई टाइगर मिले हैं, लारा और अकामा नाम के। लारा और अकामा नाम के 2 साइबेरियाई टाइगर पद्मजा नायडू चिड़ियाघर को मिले हैं पैफोस जू साइप्रस से। और बदले में उन्होंने 2 रेड पांडा गिफ्ट करे हैं पैफोस जू को। रेड पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल है। सिक्किम का स्टेट एनिमल है रेड पांडा। और स्नो लेपर्ड भारत में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का स्टेट एनिमल है। बर्फीला तेंदुआ स्नो लेपर्ड। इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उनसिया। वैसे एक देश है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह डिक्लेयर करा है, नेशनल सिंबल डिक्लेयर करा है स्नो लेपर्ड को। ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में आईस्टेम यानी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, ये एक संगठन है आईस्टेम। ये जो भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, जिन्हें बोलते हैं ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, अभी इनका नाम है अजय सूद। तो इसके अधीन काम करता है ये संगठन आईस्टेम। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर यानी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का जो कार्यालय है उसके अधीन काम करता है आईस्टेम। ये किस इंस्टीट्यूट में समावेश परियोजना लॉन्च करी है इसने? तो ये करी है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। तो भारत में इनका टारगेट है कि 50 समावेश जो हैं, समावेश केंद्र खोले जाएं। समावेश प्रोजेक्ट ये है कि हमें सही रिसोर्स यूटिलाइजेशन करना है, यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्या करना चाहता है आईस्टेम? आईस्टेम ये चाहता है भारत में 10,000 बहुत ही उच्च कोटि की लेबोरेटरी यानी प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। और समावेश प्रोजेक्ट में ये चाहते हैं कि भारत में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, भारत में जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, भारत में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सबको एक मंच पे ले आओ। जैसे आप ऐसे मान के चलो, भारत में अगर मान लो 2000 इंस्टीट्यूट हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब इन्हें जो भी रिसर्च करने के लिए उपकरण चाहिए
जो भी इन्हें पैराफर्नेलिया, जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो आपस में शेयर कर सकें। तो सबको खरीदने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज ना होने की वजह से रिसर्च नहीं हो पाता। तो आपस में रिसोर्सेज शेयरिंग कर सकें, संसाधन जो है, इक्विपमेंट हैं, औजार हैं रिसर्च करने के लिए, वो सारे वो शेयर कर सकें। इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, एकेडमिया, तो ये एक मंच होगा। iSTEM आपस में उन्हें कनेक्ट करेगा। 10,000 भारत में उच्च कोटि की लेबोरेटरी होनी चाहिए और आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। तो समावेश इसको नाम दिया गया है, समावेश। और समावेश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में होगा। बेसिकली रिसर्च में कोलैबोरेशन होना चाहिए, उसका नाम है समावेश। तो 50 समावेश आयोजित करने हैं भारत में अलग अलग जगह पे 2024 में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पे हुआ? कैमल फेस्टिवल, तो ये बीकानेर में हुआ। बीकानेर, जहाँ पे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भी है, जहाँ पे कई सारे अभ्यास होते हैं, तो बीकानेर में ये त्यौहार हुआ। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा ये मनाया गया। और आपको बता दूं यहाँ पे कि बीकानेर की जो आर्मी है वो कैमल की एक यूनिट होती थी उनके पास, जिसका नाम था गंगा रिसाला। फिर ये ख़त्म कर दी गई। उसके बाद जो नई बनी उसका नाम रखा गया गंगा जैसलमेर रिसाला। लेकिन 1975 में ये भी ख़त्म कर दी गई थी। आज इंडियन आर्मी ऊँटों का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन हाँ, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आती है और इंडियन आर्मी हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। पाकिस्तान बॉर्डर पे नजर रखने के लिए खासतौर पे जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह में ऊँटों का इस्तेमाल इंडियन आर्मी करती है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कैपिटल फूड को 5100 करोड़ में और ऑर्गेनिक इंडिया कंपनी को 1900 करोड़ में खरीद लिया है 100%? ये खरीदा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने। टाटा की चाय, टाटा का नमक, टाटा स्टारबक्स की कोलैबोरेशन, टाटा संपन्न एक ब्रांड आता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह इन सब के लिए, तो सारे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंडर आते हैं। तो इन्होंने 2 कंपनियों को खरीद लिया है, कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया। मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण मिला था कब? तो 2022 में मिला था, जनवरी 2022 में। महाराष्ट्र से थी ये और इनके घराने का नाम था किराना घराना। वहाँ से इन्होंने संगीत की शिक्षा दीक्षा ली और नाम कमाया पूरी दुनिया में। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्वरमयी गुरुकुल, स्वरमयी गुरुकुल, जहाँ पे इन्होंने लाखों बच्चों को संगीत सिखाया। हाल ही में लाई चांगते यानी विलियम लाई कौन से देश के राष्ट्रपति बने? ये देश है ताइवान। ये देश है ताइवान। साई इंगवेन थी इनसे पहले, उन्हीं की पार्टी में जीत मिली है 3री बार लगातार। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो जो इनसे पहले थी साई इंगवेन, महिला थी, वो इसी पार्टी की थी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और चाइना हमला कर सकता है कभी भी ताइवान पे, ऐसा वो कहता है, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी है। वन चाइना पॉलिसी ये कहती है एक ही चाइना है, 2 नहीं। भारत भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, राइट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन अमृत शुरू करा है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, ये शुरू करा है केरल की सरकार ने। आज दुनिया के सामने बहुत बड़ा खतरा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब सवाल ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? मान लो कोई रोग है, ठीक है, मान लो आपको टीबी हो गया, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, आपने दवाई खा ली, जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, लेकिन डॉक्टर कहता है स्ट्रेप्टोमाइसिन काम ही नहीं कर रही। आप कहते हैं ये कैसे हुआ? इसके बैक्टीरिया को मार देना चाहिए था। वो इसलिए हुआ क्योंकि आप स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत बार खा चुके हो, तो बैक्टीरिया यूज्ड टू हो चुके हैं उसके, अब वो काम नहीं करेगी। इसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। लाखों लोग भारत में मरते हैं इसकी वजह से। तो केरल की सरकार चाहती है, और ये क्यों होता है, अगर आप एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक एक लेवल के बाद फिर काम करना बंद कर देती हैं, इसलिए एक छोटी छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। तो अमृत प्रोग्राम केरल सरकार ने शुरू करा है। इज दैट क्लियर? जिससे वहाँ पे जागरूक हों लोग और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम करें। हिमालयी भेड़िया यानी हिमालयन वुल्फ या कैनिस लूपस चांको, IUCN ने पहली बार इसे अपनी रेड सूची में जगह दी है। इसको किस श्रेणी में जगह दी है? इसको संवेदनशील यानी वल्नरेबल कहा है। वल्नरेबल। इनकी संख्या 2275 से लेके 3792 के बीच में है। पहली बार इनको रेड सूची में जगह मिली है क्योंकि ये खतरे में आ गई है। हिमालयी भेड़िया, ये कहाँ पाया जाता है? इसको तिब्बतन भेड़िया भी बोलते हैं। तिब्बत में, भारत में मेनली हिमाचल और लद्दाख में और हिमाचल की स्पीति घाटी में, स्पीति वैली, इसके अलावा थोड़ा बहुत उत्तराखंड और सिक्किम में भी ये देखे गए हैं। दुनिया में इनकी संख्या 2275 से 3792 है और इनको वल्नरेबल कहा है IUCN ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक अभी हुई। कहाँ पे हुई? तो ये बैठक अभी नई दिल्ली में हुई। भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वो 2023 कैलेंडर ईयर में, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक $200 अरब के पार होने की संभावना है। एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं आए हैं।
और कई चीज़ों पर बात हुई, जैसे जो श्रिम्प होते हैं उन पे बैन लगा दिया अमेरिका ने, भारत से श्रिम्प नहीं खरीद रहा। तो इस तरह की बातें यहाँ पे हुई। 3 जहाज हैं भारतीय नौसेना के, INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर, इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ये कौन सी नौसेना कमान का हिस्सा थे? ये अंडमान निकोबार कमान का हिस्सा थे, जो थिएटर कमांड है। पोर्ट ब्लेयर में इनको सेवा मुक्त किया गया। ये किसने बनाए थे? ये पोलैंड की एक कंपनी है गडिनिया शिपयार्ड, उनसे हमने खरीदे थे 40 साल पहले। गडिनिया शिपयार्ड ने इन्हें बनाया था, 40 साल इन्होंने सेवा दी और फिर हमने इन्हें सेवा मुक्त कर दिया है। फ्रेडरिक सेक्स कौन से देश के राजा बने हैं? इनकी मां वहां की रानी थी लगभग 52 साल तक। रानी का नाम था रानी मार्गरेट द्वितीय। रानी मार्गरेट द्वितीय बूढ़ी हो गई, उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया। अब उनका बेटा राजा बना है, ये है फ्रेडरिक एक्स, डेनमार्क के। तो आंसर है डेनमार्क। भारतीय सेना ने अपनी सद्भावना पहल के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के पीर टोपा गांव को मॉडल गांव के रूप में अपनाया? लंबी कहानी शॉर्ट में बता देता हूं। ये पुंछ में एक गांव है पीर टोपा। अभी आपको पता है पुंछ में अटैक हुआ था, हमारी आर्मी के कई जवान मारे गए थे, शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो पुंछ में एक गांव है पीर टोपा, यहाँ के कुछ लोगों को भारतीय आर्मी ने उठा लिया था। उन पे शक था कि वो आतंकवादी हैं, उनका साथ दे रहे हैं, और उनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी कस्टडी में ही। तो भारतीय आर्मी के खिलाफ फिर काफ़ी सेंटीमेंट वहाँ पे वो हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे। गुज्जर बकरवाल जो रहते हैं उनमें हमारी गुडविल खराब हो गई थी आर्मी की, जब वो 3 लोग मर गए थे कस्टडी में। तो इंडियन आर्मी ने उनका दिल जीतने के लिए, दोबारा उनको रीच आउट करने के लिए सद्भावना प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वैसे भी सद्भावना प्रोग्राम ये है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो युवा हैं उनसे भारतीय आर्मी दोस्ती बढ़ाना चाहती है, और वो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं आर्मी की, गुप्तचरों के रूप में या वैसे, और इंडियन आर्मी भी उनकी समय समय पे आपदा प्रबंधन वगैरह सब में हेल्प करती है। तो इसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना, राइट। तो उसी के तहत पीर टोपा गांव को एक आदर्श गांव के रूप में हमारी आर्मी ने अपना लिया है। ये पुंछ में एक गांव है। और अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर 1 साल के लिए इनकी नियुक्ति बढ़ा दी गई है, माइकल देबव्रत पात्रा। 4 से ज्यादा डेप्यूटी गवर्नर नहीं हो सकते आरबीआई में, बाकी 3 है M राजेश्वर राव, T रविशंकर और स्वामीनाथन जानकी रमन। भारतीय रेलवे बोर्ड की सेक्रेटरी बनी है अभी अभी अरुणा नायर। अरुणा नायर महिला है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संजीव अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड यानी NIIFL। NIIFL के CEO बने हैं संजीव अग्रवाल। यह था हमारा वीडियो आर्मी डे का। मिलते हैं नेशनल स्टार्टअप डे के 16 जनवरी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।